आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। खबर दर खबर में आज हम बात करेंगे तुर्की की, और बतौर ख़ास तुर्की के तारीख़ी शहर इस्तांबुल की, जिसे तारीख़ में कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता है। ये वो मरकज़ी शहर है जो दुनिया की 3 आलमी सल्तनत का हुकूमत का मरकज़ रहा है। तवील अरसे तक कुस्तुनतुनिया रूमी हुकूमत का मरकज़ रहा, उसके बाद काफ़ी अरसे तक बाज़नतीनी सल्तनत का मरकज़ रहा। 1453 हिजरी में इसे उस्मानी खलीफा ने फ़तह कर लिया, मोहम्मद फ़ातिह ने, और उसके बाद ये खिलाफत उस्मानी और पूरे आलम इस्लाम का मरकज़ रहा। अब ये शहर तुर्की का एक हिस्सा है, तुर्की का मारूफ इक़्तिसादी शहर है। हालांकि 1923 में जब तुर्की में आज़ाद जमहूरियत कायम हुई, खिलाफत उस्मानिया का ख़त्मा हो गया, तो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से या कुस्तुनतुनिया से मुंतकिल करके अनक़रा लाई गई, और इसी दौरान तुर्की की हुकूमत ने कुस्तुनतुनिया का नाम तब्दील करके इस्तांबुल रख दिया। तुर्की इस वक्त मगरबी मीडिया में ज़ेर बहस है, चर्चे में है। यह अजीब इत्तेफाक, ये अजीब व गरीब बात भी है नाजरीन, कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बड़े बड़े इंतखाबात हो जाते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, सदर तब्दील हो जाता है, वज़ीर-ए-आज़म का तबादला हो जाता है, हमें ख़बर तक नहीं मिल पाती कि कहाँ क्या हुआ। ख़ुद यूरोप के कई ममालिक में कितने सारे इलेक्शन हो जाते हैं, ख़बर तक नहीं मिल पाती कि वहाँ क्या हुआ, किस तरह का इलेक्शन हुआ, कौन हुक्मरान बना है, कौन नहीं बना। चंद एक ममालिक है जिसका तस्करा होता है, वहाँ का जो MP MLA का इलेक्शन है, जो रियासती इलेक्शन है, और जो बल्दियाती इलेक्शन है, उसकी तो ख़बर ही नहीं मिल पाती। लेकिन अजीब बात है कि तुर्की में इसी साल मार्च में बल्दियाती इलेक्शन हुआ, और वहाँ इस्तांबुल में तय्यब एर्दोगान की पार्टी की बजाय जो अपोजिशन पार्टी थी उसकी जीत हो गई, और ये खबर दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियों में आ गई। ये खबर मौज़ूए बहस बन गई। नताइज आने से पहले ही वेस्टर्न मीडिया में सब ज़्यादा चर्चा था, और नताइज आने के बाद और ज़्यादा उसका चर्चा रहा, और अब भी उस पर बहस जारी है, चर्चा जारी है। इस्तांबुल के मेयर का जो इलेक्शन था उसको इतनी अहमियत दी जा रही है, इस तरह बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे लग रहा है कि तुर्की का सदारती इलेक्शन था और तय्यब एर्दोगान हार गए हैं। हकीकत क्या है, क्यों इसका चर्चा है, वही आज खबर दर खबर हम बताने जा रहे हैं। दरअसल मार्च 2019 में, यानी इसी साल तुर्की में बल्दियाती इलेक्शन हुआ था। बल्दियाती इलेक्शन की तुर्की में कुल 1351 सीट हैं। 1351 सीटों में तय्यब एर्दोगान की पार्टी एक, यानी उसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, अंग्रेज़ी में उसका कुछ और, तुर्की ज़बान में उसका कुछ और नाम है, तो उसको 1351 में से 337 सीटों पर जीत मिली। जबकि दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है तुर्की में, वो बहुत मजबूत है अपने आप में, जिसका शॉर्टकट है CHP, और अंग्रेज़ी में उसे कहा जाता है रिपब्लिकन पीपल पार्टी। उसको 1351 में से 262 सीटों पर कामयाबी मिली। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि तुर्की के कई बड़े शहर, इस्तांबुल, अनक़रा और इज़मिर, जो बड़े शहर माने जाते हैं, वहाँ तय्यब एर्दोगान की पार्टी की जीत नहीं हो पाई, और वहाँ अपोजिशन यानी CHP ने जीत हासिल की। इस रिज़ल्ट के आने के बाद मगरबी मीडिया ने हंगामा किया। ख़ुद तय्यब एर्दोगान की पार्टी ने इस्तांबुल का रिज़ल्ट मानने से इनकार कर दिया, और कहा कि इस्तांबुल के मेयर के इलेक्शन में धांधली हुई है, ये नतीजा रद्द किया जाए, मुस्तरद किया जाए। चुनांचे तुर्की की जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन बॉडी है, उन्होंने इस्तांबुल मेयर इलेक्शन का नतीजा मुस्तरद कर दिया, इलेक्शन को कलअदम करार दिया, और दोबारा 23 जून को वहाँ इलेक्शन हुआ। इत्तेफाक की बात यह है कि पहली मरतबा जब इलेक्शन हो तो उस मरतबा भी तय्यब एर्दोगान की पार्टी AK के जो उम्मीदवार थे, अली बिन यल्दिरम, वो साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उनकी शिकस्त हुई थी। और जो एकरम ओलो इसके उम्मीदवार थे CHP की अपोजिशन पार्टी की, उनकी जीत हुई थी। दोबारा जब 23 जून को वहाँ इलेक्शन हुआ है और नतीजा है, तो इस मरतबा ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क के साथ अपोजिशन पार्टी के रहनुमा की जीत हुई है, और दोबारा तय्यब एर्दोगान के पार्टी AK की हार हो गई है। इस नतीजा के आने के बाद बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि तुर्की तय्यब एर्दोगान के हाथों से निकल गया। हालांकि ऐसा नहीं, हमने भी आपको बताया कि 1351 सीटों में से तय्यब एर्दोगान की पार्टी को 737 सीटों पर जीत मिली है। हाँ, ये ज़रूर है कि बड़े शहरों में तय्यब एर्दोगान की हार हुई है, और इस हार को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। 1/5 तुर्की की आबादी इस्तांबुल में बसती है। इसके अलावा वहाँ 3 मिलियन कर्दों की आबादी है, जिनसे तय्यब एर्दोगान की खुद लड़ाई चल रही है। वो तय्यब एर्दोगान को नहीं चाहते हैं। अनकरा जो राजधानी है, वहाँ भी तय्यब एर्दोगान की जीत नहीं हुई है। इज़मिर जो तुर्की का एक बड़ा शहर है, वहाँ भी अपोजिशन पार्टी का कब्ज़ा है। तो ऐसे बड़े शहरों पर तय्यब एर्दोगान की पार्टी की शिकस्त एक तरह से
اندیشے کچھ بتا رہی ہے، کچھ خدشات کو ظاہر کر رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ 2023 میں جو صدارتی الیکشن ہوگا ترکی کا، تو کیا اس کا نتیجہ اردوغان کے خلاف آئے گا یا اردوغان کامیاب ہو پائیں گے؟ اس پر زور و شور سے بحث جاری ہو رہی ہے۔ یہ بھی امکانات ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قبل از وقت ترکی میں الیکشن ہو سکتا ہے۔ ترکی کے مسائل کیا ہیں؟ دراصل ترکی وہ جگہ ہے جہاں خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا، جہاں چرواہوں نے، خانہ بدوشوں نے 12ویں صدی میں ایک سلطنت قائم کی، ایک حکومت قائم کی۔ دنیا کی دو بڑی طاقتوں سے انہوں نے جنگ لڑی، ایک طرف منگول تھے، چنگیز خان کے اولاد جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر رہے تھے، دوسری طرف رومی اور بازنطینی امپائر تھے، صلیبی جنگ لڑ رہے تھے۔ دونوں کو شکست دے کر کے ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی نے ایک سلطنت قائم کی، خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، اور وہ سلسلہ بڑھتا رہ گیا۔ 14ویں صدی میں قسطنطنیہ کا قلعہ فتح ہو گیا اور پورے عالم اسلام کا ترکی مرکز بن گیا۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ کو ایک سازش کے تحت ختم کر دیا گیا، ایک جمہوری ریاست قائم ہوئی۔ جو جمہوری ریاست قائم ہوئی، ترکی مصطفیٰ کمال پاشا پہلے صدر بنے، اس کے بعد کئی ساری حکومت آتی رہی۔ تو ترکی کا جو اسلامی نظام تھا، ترکی میں جو اسلامی شعار تھا، اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، سیکولرزم کو غالب کر دیا گیا، اور خود ملک بھی زوال کا شکار ہوتا گیا۔ اقتصادی پوزیشن ملک کی کمزور ہوتی گئی، سماجی پوزیشن کمزور ہو گئی، تعلیمی سطح پر انحطاط آیا۔ لیکن اس ملک میں ایک مرتبہ پھر طیب اردوغان آئے۔ طیب اردوغان نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز استنبول سے شروع کیا۔ 1994 میں وہ پہلی مرتبہ استنبول کے میئر بنے، اور انہوں نے استنبول کی ترقی میں، اس کے ڈیولپمنٹ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ 2003 میں وہ ترکی کے پہلی مرتبہ 2003 میں وہ ترکی کے پہلے وزیر اعظم بنے، اور 2014 تک مسلسل وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد وہ ترکی کے صدر بنے۔ 2016 میں ترکی میں بغاوت ہوئی، لیکن عوام نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ جو اسلام دشمن عناصر تھے، جو طیب اردوغان کے مخالف تھے، وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ اس کے بعد طیب اردوغان نے اختیارات کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے وہاں ریفرینڈم کرایا، اور جو ملک کا جمہوری پارلیمانی نظام تھا، اس پارلیمانی نظام کو انہوں نے صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا، اور 2018 سے اب ترکی میں صدارتی نظام نافذ ہے۔ سارے اختیارات طیب اردوغان کے ہاتھ میں ہیں، وزیر اعظم کا عہدہ ختم ہو چکا ہے، اور اگلا الیکشن 2023 میں ہوگا۔ پوری دنیا اور خود طیب اردوغان چاہتے ہیں، تمام مسلمان چاہتے ہیں کہ 2023 تک طیب اردوغان اقتدار میں برقرار رہیں۔ ناظرین، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ترکی کے لیے 2023 بہت اہم ہے، بے پناہ اہمیت کا وہ حامل ہے، کیونکہ 1923 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور اس وقت ایک معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ لوزان۔ یورپ کا ایک ملک سوئٹزرلینڈ ہے، جہاں کا شہر لوزان ہے۔ اس لوزان میں 1923 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدہ کا نام معاہدہ لوزان رکھا گیا۔ 143 دفعات پر یہ معاہدہ مشتمل ہے، اس کی کئی ساری شق ہے۔ اس میں جو سب سے اہم شق ہے وہ یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے جو افراد تھے، عثمانی خاندان کو، ان کو ملک سے بدر کر دیا گیا، وہ بھی دوسری جگہ فرانس میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری اس کی بہت اہم شرط تھی کہ جو ابنائے باسفورس ہے، بہت اہم سمندر ہے، وہ یورپ اور ایشیا کو وہ سمندر جوڑتا ہے، تو یہ کہا گیا کہ اس سے جتنی جہازیں گزرے گی اس پر ترکی ٹیکس عائد نہیں کر سکے گا، فری میں یہ گزرگاہ ہوگی۔ 2023 میں یہ شرط مکمل ہو جائے گی اور ترکی ٹیکس عائد کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے خلافت جو عثمانی خاندان کے جو افراد دوسری جگہوں پر قیام پذیر ہے تو اپنے ملک واپس لوٹ آئیں گے۔ اس کے علاوہ قبرص اور کئی ملک ہیں جن کو ترکی سے الگ کر دیا گیا تھا، سرحدیں متعین کر دی گئی تھی، ترکی ان ملکوں کو واپس حاصل کر سکتا ہے، اور کئی ساری اہم شرطیں ہیں جس پر ہم تفصیل سے بعد میں بات چیت کریں گے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ترکی میں کوئی باغیرت، مضبوط اور قد آور لیڈر ہو۔ اگر ایسا لیڈر نہیں ہوگا تو وہ ان شرطوں کے مطابق یا ان شرطوں کی تکمیل کے بعد اپنی حقوق واپس لینے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یورپ اور امریکہ چاہتا ہے کہ جو شرطیں عائد کی گئی ہیں، جو معاہدہ لوزان ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے، یہ ختم نہ ہو، اور تاکہ ہم فری میں بنائے باسفور سے گزرتے رہیں، جو ترکی کے دیگر ممالک ان کے پاس واپس نہ جا سکے، ترکی مضبوط نہ ہو سکے۔ طیب اردوغان اپنے ماضی کے حقوق کو، اپنی ماضی کی طاقت کو واپس لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں، جس میں سے یہ بھی ہے کہ 2023 تک وہ برقرار رہے، کیونکہ بہت اہم ہوگا۔ اور یورپ خوف زدہ ہے، اور طیب اردوغان سے یورپ سب سے زیادہ خوف زدہ ہے، وہ انہیں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ لیکن طیب اردوغان
बहुत हिकमत अमली के साथ, बहुत सोच समझ के साथ अपनी पोजीशन पर कायम है, मुसलसल तुर्की में मकबूल हो रहे हैं। कुछ हलकों की बात ये सामने आई है, बहरहाल जो अंदेशे की बात है, लेकिन मकबूल हो रहे हैं। एक ये भी वजह है अपोजिशन की जीत की इस्तांबुल और अंकारा में कि जो तुर्की की अपोजिशन पार्टी है CHP, पहले उसके अंदर सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म की बिल्कुल इंतहा पाई जाती थी, वो बिल्कुल इस्लाम मुखालिफ हो गए थे। अब उन्होंने अपनी कुछ पॉलिसी तब्दील की है, तय्यब एर्दोगान के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने इस्लामियात को अपनाया है, इस्लामी नज़रिए को अपनाया है, और जिसकी वजह से अवाम में भी चेंजिंग आ गई। अवाम का मानना है कि तय्यब एर्दोगान गुज़िश्ता 17 सालों से मुसलसल इक़्तिदार में है, वो मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म रहे, उसके बाद सदर रहे, और अब सदारती निज़ाम के नाफिज हो जाने के बाद भी वो सदर है, और आइनी तौर पर 2029 तक तय्यब एर्दोगान सदर रह सकते हैं। तो इस तरह वो मुसलसल इक़्तिदार में कायम है, इसलिए वहाँ के अवाम कुछ तब्दीली चाह रही है। दूसरी तरफ जो पार्टी है जिसकी वजह से अवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया था, उसने अपना नज़रिया तब्दील कर लिया है, सेकुलरिज़म की इंतहा के बजाय उसने कुछ इस्लामियात के नज़रिए को अपनाया है, तो अवाम का रुझान भी उसकी तरफ बढ़ा है, और इसी वजह से इस्तांबुल और अंकारा में एक यानी तय्यब एर्दोगान की पार्टी को शिकस्त हुई है। लेकिन जो मेयर का इलेक्शन है वो कुछ और होता है, और जो सदारती इलेक्शन होता है वो कुछ और होता है, तो यकीनन इसके नताइज कुछ अलग होंगे, और 2019 में उम्मीद है कि तय्यब एर्दोगान दोबारा सदर बनेंगे। तय्यब एर्दोगान का तुर्की को तरक्की याफ्ता बनाने में नुमाया किरदार रहा है। 2003 में जब पहली मरतबा तय्यब एर्दोगान वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो तुर्की कर्ज़े में डला हुआ था, वहाँ तालीमी निज़ाम बिल्कुल मजबूत नहीं था, सियाहत के लिए तुर्की की कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने ज़िम्मेदारी लेते ही, वज़ीर-ए-आज़म बनते ही बैनुल अक़वामी जितने कर्ज़े थे उन सब से छुटकारा हासिल कर लिया। लीरा की कीमत जो तुर्की की करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में 3 रुपये आ गई थी, यानी $1 की कीमत 3 लीरा होती थी। अब फिर माशी तौर पर कुछ बहरान आया है और 5.5-6 के करीब पहुंच गया है। इसके अलावा उन्होंने कई सारे एयरपोर्ट बनाए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाए, कॉलेजेस बनाए, और तुर्की का एक मकाम हो गया। सियाहत के मैदान में तुर्की की अपनी अहमियत हो गई। आपको ख़बर मालूम होगी कि इस वक्त जितने मेंबरान पार्लियामेंट हिंदुस्तान में, जिसमें से सबसे ज़्यादा जिसको ट्रोल किया जा रहा है, जिसका चर्चा है, तो वो नुसरत जहाँ जो बंगाल के बशीरहाट से जीत कर आई है, और हाल ही में उन्होंने निखिल जैन से शादी की है, और ये शादी उन्होंने तुर्की में जाकर की। तो इस वजह से भी तुर्की की अपने एक हैसियत हो गई कि सियाहत में उसका अपना मकाम है, बॉलीवुड और इस तरह के स्टार वहाँ जाते हैं। तो तुर्की के डेवलपमेंट में, उसकी तरक्की में तय्यब एर्दोगान का नुमाया किरदार रहा है, और सबसे अहम माहिदा लुज़ान है। यूरोप, अमेरिका और दुनिया की पूरी ताकतें चाहती है कि 2023 में तय्यब एर्दोगान और जैसे बागैरत, मजबूत, ताकतवर हुक्मरान न हो, लेकिन तय्यब एर्दोगान उस वक्त तक हुक्मरान बरकरार रहना चाहते हैं। यही पूरी दुनिया की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की ख्वाहिश है। उम्मीद है कि आप सब भी यही चाहेंगे। तुर्की की पॉलिसी, वहाँ की सियासत के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने ख्यालात का इजहार करें। इस बारे में मज़ीद अगले दिन किसी और प्रोग्राम में हम बात करेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।